हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जू के साथ, जो कि अपने सपने में अपने बॉस गू को मरते हुए देखती है। और जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर ये कैसा सपना था। फिर वो जल्दी से अपनी कंपनी पहुंचती है और यहाँ पर कंपनी के सीईओ की एंट्री होती है, जिसका नाम गुयेन है और यही हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है। जू हमें बताती है कि यही उसका बॉस है, जो कि एक परफेक्ट मैन है। सभी एम्प्लॉयज गुयेन को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो अपने ही पैर में फंस कर गिरने लगता है। और ये देखकर जू हमें बताती है कि ये परफेक्ट मैन है नहीं, बस अपने आप को कहता है। फिर इसके बाद जू यहाँ गुयेन के ऑफिस में आती है और वो इसे कहने लगता है कि तुम 2 टिकट्स बुक कर दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ वैकेशन पर जाना चाहता हूँ। तो जू बताने लगती है कि बॉस 4 बजे आपको प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए जाना है। तो गुयेन इसे ऑर्डर देता है कि प्रोजेक्ट डिस्कस करने तुम जाओगी और मैं वैकेशन पर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि गुयेन की गर्लफ्रेंड लिली यहाँ कंपनी आई होती है और गुयेन इस बारे में सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि मैं लिली के साथ वैकेशन पर जा रहा हूँ, इसलिए इस खुशी में आज सभी एम्प्लॉयज जल्दी छुट्टी ले सकते हैं। तो सभी खुश जाते हैं और गुयेन को थैंक यू बोलते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो यहाँ पर जू होती है और वो जल्दी से जाने भी लगती है। तो गुयेन इसे रोककर कहता है कि तुम्हें छोड़कर सभी की छुट्टी है, तुम्हें 4 बजे प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए जाना है ना, याद रखो। फिर लिली गुयेन से कहने लगती है कि मुझे लग्जरी मेला में जाना है और बारबेक्यू भी एंजॉय करना है। तो गुयेन इसे कहता है कि सेक्रेटरी जू तुम्हें सारी चीजों का अरेंजमेंट करना है। ये बोलकर गुयेन लिली के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जू अपना सारा काम कंप्लीट करके जब घर पहुंचती है तो वो न्यूज में देखती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि आज एक प्लेन का एक्सीडेंट हो गया जिसमें 10 पैसेंजर की मौत हो गई और उसमें से एक गुयेन गो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये न्यूज जाने के बाद जू काफी शॉक होती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो कंपनी जा रही होती है तो वो सोचती है कि बॉस की मौत हो गई है, इसलिए हमारी सैलरी ना रोक दी जाए। फिर जैसे वो लिफ्ट में जाती है तभी सामने से गुयेन आ जाता है और इसे देखकर ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या ये भूत है। फिर गुयेन इसका पर्स इसे पकड़ाता है और फिर जू को समझ आता है कि लगता है कल रात मैंने सपना देखी थी और ये सपना तो एकदम रियल की तरह था। तभी गुयेन जू से कहता है कि क्या तुमने इतने हैंडसम भूत देखी हो जो तुम मुझे भूत कह रही हो। ऐसा बोलकर ये इसके नजदीक जाने लगता है और जू तो अभी भी इससे डर रही होती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ही ब्लश कर रही हो। तो जू सोचती है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, एक भूत में भी शर्म होगी लेकिन इसके अंदर नहीं। और वो यहाँ से चली जाती है और फिर रिजाइनेशन लेटर लेकर उसके पास पहुंचती है। गुयेन कहता है कि क्या तुम सच में रिजाइन करना चाहती हो। तो जू कहती है कि हाँ, मैं जल्द से जल्द रिजाइन करना चाहती हूँ। तभी गुयेन इसके पास आने लगता है और कहता है कि सेक्रेटरी जू, जरूर तुम मुझे लाइक करती हो, तभी तुम मेरा हैंडसम चेहरा देखकर इतना नर्वस हुआ करती हो। तो जू कहती है कि अपनी तारीफ करना बंद करो और जल्दी से इस पे साइन करो। और ये तो इस रिजाइनेशन लेटर को फाड़ देता है और जू को बताता है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा के 50,000 कर रहा हूँ। जू तो शॉक रह जाती है और ये कहता है कि ज्यादा मत सोचो, तुम मेरे लिए 2 साल से काम कर रही हो और मैं किसी और के साथ इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर जू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसे कहती है कि थैंक यू बॉस। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तभी गुयेन कहता है कि मेरे लिए 2 टिकट बुक कर दो। तो ये ओके बोलकर बहुत ही खुशी में जाने लगती है। और फिर गुयेन की गर्लफ्रेंड लिली यहाँ कंपनी आई होती है और इसे और गुयेन को साथ देखकर जू सोचती है कि आखिर आज वही सारी चीजें क्यों हो रही है जो कल हुई थी। फिर गुयेन सभी एम्प्लॉयज को बता देता है कि आज मैं लिली के साथ वैकेशन पर जा रहा हूँ। तो सभी एम्प्लॉयज की जल्दी छुट्टी हो रही है। जू सोचती है कि अगर सच में कल जो हुआ था वही सब चीजें आज रिपीट हो रही है तो इसका मतलब आज भी मिस्टर गू की मौत हो जाएगी। तभी गुयेन यहाँ पर जू से पूछता है कि क्या तुमने हम दोनों की टिकट्स बुक करी। तो जू हाँ कहती है। गुयेन कहता है कि याद रखना, लिली को लग्जरी विला में जाना है और बारबेक्यू भी एंजॉय करना है, तो उसका भी अरेंजमेंट तुम्हें ही करना है। ये बोलकर वो जाने लगता है और जू सोचती है कि नहीं, मैं वो सारी चीजें वापस नहीं होने दे सकती हूँ। कितनी मुश्किलों से 2 साल बाद मेरी सैलरी बढ़ी है, तो अगर बॉस मर गए तो मुझे पैसे कौन देगा। यही सोचकर जू जल्दी से गुयेन को बचाने के लिए निकलती है और उन लोगों को पीछे से आवाज देने लगती है, पर वो दोनों तो अपनी बातों में लगे होते हैं। और तभी इतने में एक कार यहाँ पर गुयेन को हिट कर देती है और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि गुयेन की मौत हो गई। ये जानकर वो काफ़ी शॉक होती है और फिर नेक्स्ट डे वो इस बारे में अपने फ्रेंड को बता रही होती है कि कल भी जुलाई 10 तारीख थी और आज भी जुलाई 10 तारीख है और कल जो चीज़ें रिपीट हुई वही आज भी हो रही है। तो ये सुनने के बाद जू के फ्रेंड को बिलीव नहीं होता और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जू का बेटा शॉक कहता है कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, मेरा भी किंडरगार्टन का दिन वैसे ही था जैसा कल का था, मुझे 2 दिन वापस वही सेम लंच खाना पड़ा और वापस से होमवर्क भी करना पड़ा।
जू का फ्रेंड कहता है कि तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारे बॉस की मौत 2 बार हुई, तो इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों टाइम लूप में फंस गए? फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जू का बेटा शाओ से बताता है कि मम्मी आज फिर से 10 तारीख है। तो जू अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम रेडी हो? तो ये कहता है कि हाँ, और फिर दोनों ही अपना आज का दिन एंजॉय करने के लिए जाते हैं। मस्त जितना चाहे पैसा खर्च करते हैं और जो चीज चाहे वो खरीदते हैं और सोचते हैं कि 10 तारीख तो वापस से रिपीट होने वाली है, तो ये लोग चाहे जितना खर्च कर ले वो कम नहीं होगा। फिर जू के फोन पर गुयेन के असिस्टेंट की कॉल आ रही होती है और शाओ कहता है कि मम्मी आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और वो कॉल कट कर देता है। असिस्टेंट गुयेन को बताता है कि सेक्रेटरी जू अभी भी फोन नहीं उठा रही है। तो गुयेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम लिली को बता दो कि आज हम वैकेशन पर नहीं जा पाएंगे। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वैसे ये बताओ कि वो 5 साल पहले वाली लड़की के बारे में कुछ भी पता चला या नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने जो लड़की की स्केच हमें बना कर दिए हो, इससे तो हम वो लड़की को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जू तो यहाँ पर सो रही होती है और तभी उसका बेटा शाओ उसे उठाने के लिए आता है और वो बताता है कि मम्मी आज 11 तारीख है। तो ये कहती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर वो जल्दी से डेट देखती है और शॉक होती है कि ऐसे कैसे टाइम लूप खत्म हो गया। और फिर वो अपना बैंक अकाउंट देखकर शॉक होती है, जो कि उसने सारे पैसे खर्च कर चुकी थी। फिर जैसे ही वो अपने कंपनी पहुंचती है तो सोच रही होती है कि अब 10 तारीख चली गई तो बॉस मरनी नहीं चाहिए। तभी वो गुयेन से टकरा जाती है और सोचती है कि बॉस को कुछ नहीं हुआ। और फिर ये गुयेन के ऑफिस में जाती है और पूछती है कि बॉस आप और लिली वैकेशन पर नहीं गए? तो गुयेन कहता है कि मेरे और लिली के पासपोर्ट तुम्हारे पास है, तो हम कैसे जाते? ये बताओ कि कल तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से लिली ने मेरे साथ ब्रेकअप कर ली। मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझ के मेरी और लिली की रिलेशनशिप तोड़ने के लिए सब करी हो, क्योंकि जरूर तुम मुझे लाइक करती हो ना। तो जू शॉक होकर कहती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ? आखिर ऐसा इल्यूजन आपको किसने दिया? गुयेन कहता है कि आप जाओ यहाँ से। तो जू कहती है कि बॉस आप मुझे इस वक्त फायर कर रहे हो? तो गुयेन कहता है कि मैं तुम्हें लिली की बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि मैं लिली को मना सकूं। लेकिन अगर तुम लिली को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हो तो तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जू यहाँ से जाने के बाद इस बारे में सोच रही होती है कि आखिर बॉस की मौत क्यों नहीं हुई। वो सब याद करती है कि कैसे जब वो लिली के साथ वैकेशन पर जाने की बात कर रहा था तभी वो मर गया था। तो ये सोचती है कि यानी क्या इसका रीजन वो लड़की है। फिर जू लिली को मनाने के लिए उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए लेके जाता है और ये सारी प्रिपरेशन यहाँ पर जू ने करी होती है और वो केक लेकर आती है और गुयेन लिली को बताता है कि केक मैंने बनाया हूँ, जबकि जू सोचती है कि ये सारी मेहनत तो मैंने करी हूँ। फिर वो सोचती है कि जाने दो, तुम सारा क्रेडिट ले लो, बस तुम मरना नहीं। तभी वेट्रेस ड्रिंक लेकर आती है और बॉटल गुयेन को लगने वाला होता है। तो जू जल्दी से जाकर बॉटल को रोकती है और गुयेन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो? तो ये कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर लिली जेलस होकर गुयेन को साइड में लेकर जाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए देती है, पर तभी जू बीच में आके उसे ड्रिंक करने से रोकती है और कहती है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है तो वो ड्रिंक नहीं कर सकता। तो लिली कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो क्या तुम फिर भी ड्रिंक नहीं करोगे? तो गुयेन मान जाता है कि मैं ड्रिंक करूंगा और फिर जैसे ही वो ड्रिंक करता है तो वो बेहोश जाता है और फिर डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि उसकी मौत हो गई है क्योंकि उसे अल्कोहल से एलर्जी है। फिर लिली इसका इल्जाम जू पे डाल रही होती है कि उसने आखिर पहले क्यों नहीं बताई थी कि उसे ड्रिंक से एलर्जी है। फिर जू घर आने के बाद इस बारे में सोचती है और वो सोचती है कि जब बॉस किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तभी वो मर जाते हैं, तो यानी मुझे उन्हें सब लड़कियों से दूर रखना होगा, तभी मैं इस टाइम लूप से बच पाऊंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही जू का बेटा शाओ यहाँ पर आकर कहने लगता है कि मम्मी मैं इस टाइम लूप से परेशान हो चुका हूँ, मेरे लिखे हुए सारे होमवर्क बार बार वेस्ट हो जा रहे हैं। तो जू कहती है कि वो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा बॉस बार बार मर जा रहा है, तो अब चलो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। और वो अपने बेटे शाओ को लिली की बर्थडे पार्टी में ले आती है और शाओ कहता है कि मम्मी ये करना सही नहीं होगा। तो जू कहती है कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें वापस से होमवर्क लिखना है? तुम 3 बार होमवर्क लिख के परेशान हो चुके हो ना, तो अब ये सब को रोकने के लिए हमें मेरे बॉस को बचाना होगा। जब भी वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है तो वो एकदम ही बुद्ध हो जाता है और मर जाता है, तो अब इस बार तुम सब सॉल्व करोगे, चलो जल्दी से जाओ। फिर शाओ यहाँ गुयेन के पास आकर उसे डैडी डैडी कहने लगता है। तो गुयेन कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो शाओ कहता है कि डैडी आखिर आप मुझसे ऐसे कैसे गुस्सा हो सकते हो। लिली ये देखकर गुयेन को चिल्लाने लगती है कि क्या तुमने यही मुझे बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए बुलाया है? तो गुयेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उस बच्चे को जानता भी नहीं हूँ, जरूर ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो शाओ कहता है कि डैडी आप ये क्या कह रहे हो, पता है मम्मी आपके लिए कब से परेशान है और वो आपको ढूंढ रही है। फिर लिली गुयेन से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते हो तो मुझे डायरेक्टली कह देते, इस तरीके से पब्लिक में मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है और फिर गुयेन उसे आवाज देता रह जाता है पर वो सुनती भी नहीं है। और शाओ यहाँ पर जू के पास आ जाता है और दोनों ताली बजाते हैं कि उन लोग का काम हो गया। फिर गुयेन यहाँ पर शाओ को ढूंढने लगता है कि आखिर वो बच्चा कहाँ पर गया। तो जू जल्दी से अपने बेटे को यहाँ से भेज देती है
और वो गुयन के पास जाकर पूछती है कि बॉस क्या आप ठीक है। तो ये कहता है कि मेरे लिए कोई रास्ता ढूंढो ताकि मैं लिली से माफी मांग सकूं। तो जूही से समझाने लगती है कि बॉस उसने तो आपसे ब्रेकअप भी करके चली गई, तो भी आप उससे माफी मांगना चाहते हैं। गुयन कहता है कि उसके और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो जू कहती है कि बॉस आपको लव के आगे करियर रखना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए, नहीं तो इन सब के चक्कर में आप अपने करियर पे पीछे रह जाएंगे। तो गुयन कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकाली लिली से माफी मांगने का, तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें ये भी एडवाइस दे दूं कि तुम्हें मेरे ऊपर क्रश रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और जू कहती है कि मैं आखिर इस पे क्रश रखूंगी, बिल्कुल नहीं। लगता है बॉस ने कुछ ज्यादा ही ड्रामास देख लिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जू घर आने के बाद अपने बेटे शाओ के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है कि बॉस को बचाने के पहले रेस्क्यू मिशन में ये लोग कामयाब हुए और अब ये लोग आज शांति से सो सकते हैं। और जू कहती है कि बस वो मरे ना तो हम लोग फ्यूचर में पैसे ही पैसे देखेंगे। फिर जू को याद आता है कि वैसे कल वीकेंड है और मेरी काम की छुट्टी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसे कल कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम गुयन को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस वो 5 साल पहले वाली लड़की मिल गई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुयन यहाँ जू के घर पहुंच जाता है और वो इसे कहती है कि बॉस आज तो छुट्टी है। तो गुयन कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। और फिर वो उसके घर के अंदर आ जाता है और जू जल्दी से उसे पानी सर्व करती है। तभी गुयन इसे देखने लगता है तो वो ये सोचती है कि आखिर इसे क्या हो गया, मैं इसे लव में पढ़ने से रोक रही हूँ तो कहीं ये मुझे तो नहीं लाइक करने लग गया। फिर गुयन इसके पास जाने लगता है और जू तो इतनी डर रही होती है और वो कहती है कि बॉस मैं अपने आप को बेचने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए काम करती हूँ। गुयन कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे कॉलर बोन के ऊपर चोट का निशान है। जू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो। तभी इतने में शाओ बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, तो खाने में क्या है। गुयन इसे देखकर जू से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, तुम मुझे इसी वक्त एक्सप्लेन करो। तो जू कहती है कि बॉस मैं ये सब आपके लिए कर रही थी, अगर आप प्यार में पड़ जाओगे तो आप मर जाओगे और फिर हम लोग टाइम लूप में फंस जाएंगे। पर गुयन को जब वो टाइम लूप वाली बात बताने की कोशिश करती है तो वो उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देती और वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो जू इसे फिर से एक्सप्लेन करने लगती है कि बॉस अगर आप प्यार में पड़ोगे तो आप मर जाओगे और फिर हम लोग टाइम लूप में फंस जाएंगे। पर ये टाइम लूप वाला वर्ड फिर से गुयन को सुनाई नहीं देता और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कहना चाहती हो। मुझे तो बस इतना ही समझ आ रहा है कि तुमने जानबूझ के मेरी और लिली की रिलेशनशिप खराब करी क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। फिर जू यहाँ पर अपने बेटे शाओ को कहती है कि अब तुम इसे एक्सप्लेन करो, इसे मेरी बातें समझ नहीं आ रही। फिर शाओ कहने लगता है कि मेरी मम्मी आपको ये कह रही है कि अगर आप किसी को डेट करोगे तो आप मर जाओगे और हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप मरे क्योंकि हम लोग टाइम लूप में फंस जाएंगे। पर शाओ का भी ये टाइम लूप वाला वर्ड म्यूट हो जाता है और फिर जू और शाओ इस बारे में डिस्कस करते हैं कि वो लोग टाइम लूप के बारे में इसे बता ही नहीं पा रहे। फिर गुयन सबसे परेशान हो जाता है और कहता है कि अब एक्टिंग करना बंद करो और चलो हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा था ना कि क्या तुम्हारे कॉलर बोन के ऊपर चोट का निशान है। तो जू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो गुयन यहाँ से चला जाता है और फिर जू और शाओ यहाँ पर टाइम लूप कहने का ट्राई करते हैं तो ये लोग को अब बराबर सुनाई दे रहा होता है। शाओ कहता है कि मम्मी आखिर ऐसा क्यों, क्या अब हम लोग टाइम लूप कह पा रहे हैं। तो जू कहती है कि यानी हम लोग मेरे बॉस को टाइम लूप के बारे में नहीं बता सकते। फिर नेक्स्ट डे जू गुयन से इस बारे में पूछती है कि आखिर वो कल उसके चोट के निशान के बारे में क्यों पूछ रहा था। तो गुयन इसे बताने जा रहा होता है कि वो ये कंफर्म करना चाहता था कि वो 5 साल पहले वाली लड़की है क्या। पर ये बताने से पहले उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो गुयन को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट अरेंज करी हूँ। गुयन इसके लिए मना कर रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं उन सारी लड़कियों को तुम्हारी कंपनी भेजूंगी। तो गुयन इसके लिए मना करता है और वो मान जाता है कि वो ब्लाइंड डेट पर जाएगा। और फिर गुयन जू से कहता है कि तुम मेरी ब्लाइंड डेट के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करो। तो जू सोचती है कि मैं इसे कोई भी रिलेशनशिप में पढ़ने नहीं दे सकती हूँ। फिर वो कह देती है कि बॉस कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं है। तो गुयन कहता है कि फिर तुम मेरी ब्लाइंड डेट रोकने के पीछे पड़ी हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरी ब्लाइंड डेट कैंसिल भी कर देती हो तो भी मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगा। तो जू को गुस्सा आता है कि पता नहीं अपने आप को समझता है क्या है, आखिर मैं इसे क्यों लाइक करूंगी। फिर ये कह देती है कि ठीक है मैं अभी ऑर्डर करती हूँ और फिर ये झूठे कॉल करने की एक्टिंग करती है और फिर गुयन को आके बताती है कि बॉस एक भी सीट खाली नहीं है और वो बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर एडवांस में 1 वीक पहले ही बुक करना पड़ता है। तो गुयन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे झूठ बोलने की, तुम बहुत ही चालाक हो। तो जू कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बॉस आपने सुना ना मैंने अभी कॉल की। तो ये कहता है कि मैंने उस रेस्टोरेंट को खरीद चुका हूँ। तो ये जाने के बाद जू को गुस्सा आती है कि इसके पास पैसा है तो ये अपनी मर्जी चलाता है। फिर इसके बाद जू अपने बेटे शाओ के साथ मास्क पहनकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती है और उसे समझाती है कि हमें कैसे भी करके मेरे बॉस को ब्लाइंड डेट पर जाने से रोकना होगा। फिर जैसे यहाँ पर एक लड़की आती है तो ये लोग उसका रास्ता रोकते हैं और जू पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर मिस्टर गुयन के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो बंदा मेरे बच्चे का डैड है।
ये सुनकर ये लड़की शॉक हो जाती है और शाओ भी एक्टिंग करने लगता है कि आंटी क्या आप मेरे डैडी को मुझसे छीनना चाहती हो। फिर लड़की जानने के बाद गुयेन को चीटर बोल के यहाँ से चली जाती है। तभी इतने में जू देखती है कि गुयेन के पास कोई दूसरी लड़की ब्लाइंड डेट के लिए पहुंच चुकी है। यहाँ पर गुयेन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारे कॉलर बोन के ऊपर वो चोट का निशान है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें देखना है तो हम यहाँ से कोई और जगह चलते हैं, और वो उसे पकड़ के लेके जाने लगती है। तो शाओ जू से कहता है कि मम्मी रुको मैं कुछ करता हूँ, और फिर ये जल्दी से गुयेन के पास आ जाता है और कहता है कि डैडी आप किसी और को डेट नहीं कर सकते। तो गुयेन कहता है कि बच्चे तुम फिर यहाँ पर आ गए, जरूर तुम ये सब जू ने सिखाई होगी ना। जू तो यहाँ से भाग रही होती है पर गुयेन उसे गुस्से में चिल्ला कर यहाँ पे बुलाता है। तो ये कहती है कि बॉस कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर गुयेन अपनी ब्लाइंडेड से कहता है कि हम लोग कभी और मिलते हैं, और वो यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। और फिर जू से कहता है कि अब मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम मेरी ब्लाइंडेड खराब करने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तुम्हारी ये सारी हरकतों से साफ पता लग रहा है कि तुम मुझे लाइक करती हो। जू कहती है कि बॉस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। गुयेन कहता है कि आखिर ऐसे कैसे, पहले तुमने मेरी और लिली की डेट खराब करी और अब मेरी दूसरी ब्लाइंड डेट भी खराब कर दी, तो इसका क्या मतलब है। देखो मैं जानता हूँ कि मैं इतना एक्सीलेंट बंदा हूँ तो तुम मुझे डेट करना चाहती होंगी और मुझे लाइक करती होंगी, लेकिन सेक्रेटरी जू मैं तुम्हें समझा दूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती हो, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो जू कहती है कि बॉस मैं सच कह रही हूँ कि मैं अपने बेटे शाओ के डैड को लाइक करती हूँ। और फिर वो इसे बाय बोलकर शाओ को यहाँ से ले जाने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर गुयेन की तीसरी ब्लाइंड डेट आ जाती है और बताने लगती है कि मिस्टर गुयेन मेरा नाम शायू है और मुझे आपकी मॉम ने यहाँ पर ब्लाइंडेड के लिए भेजा है। पर गुयेन बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि मैं अभी कोई ब्लाइंडेड अटेंड नहीं करना चाहता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो ये से रोकती है और कहती है कि मिस्टर गुयेन आप ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हैं ना जिसके कॉलर बोन पे चोट का निशान है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। और वो इसे अपनी चोट का निशान दिखाती है तो ये शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ जू यहाँ पर अपने बेटे शाओ को लेकर दूर आ जाती है और वो इसे कहता है कि मम्मी आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आ गए। तो जू कहती है कि वो बार बार मुझे कह रहा है कि मैं उसे लाइक करती हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे गुस्सा आ गई। तो शाओ कहता है कि मम्मी लेकिन मैं वापस से होमवर्क नहीं रिपीट करना चाहता हूँ, तो हमें जाकर उनकी ब्लाइंड डेट रोकनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि गुयेन उस लड़की के साथ बैठ जाता है। वो जू को कॉल करके उसे कहता है कि इसी वक्त मेरे लिए डायमंड रिंग लेकर आ, मुझे मेरी सोलमेट मिल गई है। तो कॉल रखने के बाद जू सोचती है कि इसे इस लड़की से मिले हुए कितने टाइम ही हुए थे कि ये इसे पसंद भी करने लग गया। तो शाओ भी अपसेट हो जाता है और जू शाओ को लेकर चली जाती है। गुयेन यहाँ पर इस लड़की से कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ लूंगा, सच में ये सब गॉड की अरेंजमेंट है। फिर ये तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि कितना बुद्धू है। फिर जू यहाँ पर गुयेन को रिंग ला के दे देती है और वो तुरंत ही इस लड़की को प्रपोज करने लग जाता है और उसे कहता है कि 5 साल पहले जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो तो उससे हाँ कह देती है और ये इसे रिंग पहना भी देता है। पर वो लड़की इतना खुश होती है कि रिंग गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है और फिर गुयेन तुरंत ही पूल में कूद जाता है रिंग को लाने के लिए। और जू बस चिल्लाती रह जाती है कि बॉस आपको स्विमिंग नहीं आती है। फिर पूल में गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वापस ये सारी चीजें रिपीट होती है। और इस बार जू यहाँ पर उसे रिंग नहीं देती बल्कि उसे समझाती है कि उसे इतनी जल्दी इस लड़की को प्रपोज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी से मिला है। पर गुयेन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करूंगा, तुम फिर से मेरी रिलेशनशिप खराब करना चाहती हो। तभी शायू गुयेन से कहती है कि क्यों ना हम लोग मूवी डेट पर चले। तो ये मान जाता है और उसके साथ जाने लगता है, पर इसका पैर स्लिप होता है और ये फिर से पूल में गिर जाता है। और जू जल्दी से उसे पूल में से बचा के निकालती है और फिर उसे CPR देने लगती है और फिर उसे होश आ जाता है। तो गुयेन कहता है कि तुमने अभी ये क्या की। तो ये कहती है कि बॉस मैंने बस आपको बचाने के लिए की। और तभी शायू तो इतनी खुश हो जाती है कि वो गुयेन के ऊपर गिर जाती है और फिर गुयेन यहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि उसकी मौत हो गई। फिर जू सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इसे बचाना ही होगा। फिर यही सारी चीजें वापस रिपीट होती है और इस बार जू तो गुयेन को ब्लाइंड पर जाने से ही रोक रही होती है। तो वो इसे चिल्लाता है कि आखिर तुम मुझे रोक क्यों रही हो, तुम अपने काम पर जाके फोकस करो। और फिर वो जू के रोकने पर भी नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। तभी शाओ इसे सर पे मार के बेहोश कर देता है और जू से पूछता है कि मॉम अब हम क्या करें। तो ये कहती है कि सबसे पहले अभी हम लोग इसे उठा के लेके घर चलते हैं। और फिर दोनों गुयेन को पकड़ के घर ले आते हैं और जू कहती है कि बस अब ये ब्लाइंडेड पर ना जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब तभी कोई डोरबेल बजाता है तो जू अपने बेटे शाओ के साथ देखने के लिए जाती है और यहाँ पर जू की आंटी आई होती है। जू ने देखकर चिल्लाने लगती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जू की आंटी कहती है कि ऑफ कोर्स अपनी चीज तुमसे लेने के लिए अभी इसी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तो जू कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स का घर मुझसे अपने नाम करवाने की। तो जू की आंटी कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे डैड की सिस्टर हूँ तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, इसी वक्त साइन करो। और वो जू को पकड़ के जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करती है। और तभी हम देखते हैं कि गुयेन को यहाँ पर होश आ जाता है और वो अपनी वॉच देख लेता है और सोचता है कि ये तो मेरी 5 साल पुरानी वॉच है, ये यहाँ पर कैसे। तभी शाओ जल्दी से यहाँ पर आकर गुयेन को बताता है कि अंकल आप जल्दी से मेरी मम्मी की हेल्प करो, वो आंटी मेरी मम्मी को मार रही है। तो गुयेन जल्दी से जू को बचाने के लिए आता है
है और उसकी आंटी को उससे दूर करता है और कहता है कि अभी यहाँ से इस घर से निकल जाओ। तो ये चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे भाई के घर से मुझे कैसे निकाल सकते हो। जू कहती है कि ये मेरे डैड का घर है, आपका नहीं। पर जू की आंटी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी गुयन कहता है कि रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, फिर आपको जाना ही पड़ेगा। तो जू की आंटी इसे रोकती है और कहती है कि तुम एक आउटसाइडर होकर हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो। ओ अच्छा, अब मैं समझ गई, तुम जरूर इसके बेटे शाओ के डैड होंगे, है ना। तभी मैं सोचूं कि तुम और शाओ इतना सिमिलर कैसे दिख रहे हो। फिर गुयन और शाओ एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर गुयन इस लेडी से कह देता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं सच में पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो ये डर के यहाँ से चली जाती है और फिर जू यहाँ पर गुयन से थैंक यू कहती है और गुयन यहाँ पर इससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा बेटा मेरी तरह क्यों दिखता है। तो जू कहती है कि आखिर ये मुझे कैसे पता होगा, ये बस एक कोइंसिडेंस है। और बॉस आप ये बताओ कि मेरी वॉच आपके पास क्या कर रही है। तो गुयन कहता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि मेरी ये वॉच तुम्हें कैसे मिली। तो जू इसका कुछ जवाब नहीं दे पाती है और गुयन इसके पास बढ़ने लगता है और कहता है कि एक्सप्लेन करो। और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो यहाँ जू के ऊपर गिर जाता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। और फिर गुयन जल्दी से उठ जाता है और जू से कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना। और फिर वो कुछ काम का बहाना करके जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और जू कहती है कि इसने एक तो मेरा फायदा उठाया और ये कह रहा है कि ये सब मेरी प्लानिंग थी। तभी शाओ यहाँ पर आकर जू से पूछता है कि मम्मी आप ब्लश क्यों कर रही हो, क्या आप भी प्यार में पड़ गई हो। तो जू कहती है कि बच्चे कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मम्मी का मजाक करने की। फिर रात में हम देखते हैं कि गुयन को इस बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होती है और ये समझ रहा होता है कि जू मुझे लाइक करती है और उसने जानबूझ के ये सब पर्पसली की है। फिर हम देखते हैं कि गुयन को उसकी ब्लाइंड डेट की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्लाइंड डेट के लिए भेजी है और वो उसे मूवी हॉल में मिलेगी। फिर जू अपने बेटे शाओ के साथ गुयन की ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए निकल जाती है और ये लोग छुप कर गुयन को देखते हैं और इन लोग को पता लग जाता है कि लगता है उसकी ब्लाइंड डेट यहाँ पर नहीं आने वाली। फिर जू जाकर गुयन से कहती है कि बॉस कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम लोग भी यहाँ पर मूवी देखने के लिए आए। तो बॉस क्या आपकी ब्लाइंड डेट यहाँ पर नहीं आई। तो गुयन कहता है कि वो बीमार है और मेरी मॉम ने कहा है कि मैं उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाऊँ, तो बताओ मुझे क्या गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो जू शॉक होती है कि आखिर आप उसे मिलने क्यों जाना चाहते हैं। बॉस आपको उसके ठीक होने का वेट करना चाहिए क्योंकि अभी तो आप उस लड़की को ज्यादा जानते भी नहीं है। तो गुयन कहता है कि मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था, आखिर तुम क्यों चाहोगी कि मैं डेट पर जाऊँ। ऐसा बोलकर ये चला जाता है और फिर शाओ जू से कहता है कि मम्मी आखिर आपका बॉस तो ब्लाइंड डेट पर चला ही गया। जू कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक रास्ता है, मैं उसे रोक के रहूंगी। और फिर ये जल्दी से भाग के जाती है और लिफ्ट में आ जाती है और कहती है कि बॉस कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, आप भी वही रास्ते से जा रहे हो जहाँ से मैं जा रही हूँ। तो ये कहता है कि तुम फिर मेरे पीछे आ गई। तभी इतने में लिफ्ट खराब होने लगती है और गुयन जू को बताता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर गुयन की मरने की वजह से फिर से सारी चीजें रिपीट होती है और इस बार जू यहाँ लिफ्ट में आते के साथ ही गुयन को मनाने लगती है कि उसे लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए क्योंकि लिफ्ट खराब हो जाएगी, पर वो बिल्कुल नहीं मान रहा होता है। तो गुयन को लिफ्ट में आना पड़ता है। यहाँ पर गुयन लिफ्ट में मर जाता है और वही सारी चीजें रिपीट होती है। तो शाओ भी परेशान हो जाता है कि मम्मी फिर से आपकी बॉस की मौत हो गई और मेरे होमवर्क फिर से वेस्ट हो गए, अब हम क्या करें। गुयन इन लोग से कहता है आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो, और वैसे भी मुझे अब उसे देखने जाना चाहिए। तो जू से रोककर कहती है कि नहीं बॉस आप नहीं जा सकते। तो गुयन कहता है कि आखिर मैं क्यों नहीं जा सकता। तो जू कुछ कह नहीं पा रही होती है। तभी शाओ कहता है कि क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। अंकल क्या आप मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे। और वो इसे मस्क का पॉलिश करने लगता है कि अंकल आप कितने हैंडसम हो ना, तो आप तो मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे। तो जू भी कहती है कि हाँ बॉस हमें रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करने वाले। तो गुयन मान जाता है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इन लोगों को एक रेस्टोरेंट ले आता है। जू कहती है कि बॉस आपने केक क्यों ऑर्डर किया। तो कहता है कि बच्चे का बर्थडे है तो ऑफ कोर्स केक तो ऑर्डर करना ही था। तो शाओ खुश होता है और कहता है कि अंकल आप बहुत ही अच्छे हो, आपने तो मेरा बर्थडे स्पेशल बना दिया। तो गुयन कहता है कि तुम खुश हो तो इसमें मैं भी खुश हूँ। तो यहाँ पर जू बहुत ही खुश होती है कि गुयन इतना अच्छा है तो अब मैं इसे कभी मरने नहीं दूंगी। फिर यहाँ पर गुयन जू से पूछता है कि क्या कभी शाओ के डैडी ने उसके साथ उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया। तो जू कहती है कि हाँ शाओ जब छोटा था तभी वो मर गए थे। तो गुयन कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हारी सेट चीजें तुम्हें याद दिला दिया। फिर यहाँ पर साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद गुयन कहता है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए मिस शाओ को देखने के लिए। तो जू कहती है कि क्या तुम सच में जाने वाले हो। तो गुयन कहता है कि हाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो जू सोचती है कि इसे मरने का कितना शौक है। फिर जू एक्टिंग करने लगती है कि अरे मैं तो घर की चाबी लाना भूल गई, आखिर आज हम लोग घर कैसे जाएंगे, लगता है अब आज हमें बेघर रहना पड़ेगा। तो शाओ उसकी एक्टिंग समझ जाता है और इशारा करता है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। फिर वो भी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मम्मी पहले अंकल ने हमें इतनी अच्छी डिनर की ट्रीट दी, तो अब हम इनसे कहेंगे कि हमें ये अपने घर पे रख ले, तो ये अच्छा नहीं होगा ना।
तो जू कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ये हैंडसम अंकल को वापस से परेशान क्यों करें, जाने दो, आज रात हम लोग पार्क में चल के बेंच पे सो जाएंगे। तो गुयेन कहता है कि आखिर तुम्हें एक बच्चे को पार्क के बेंच पे ले जाके सोने की क्या ही जरूरत है। तो शाह कहता है कि हैंडसम अंकल, हम लोग का जो डोर लॉक है ना वो बहुत ही बेकार है और वो इतनी आसानी से खुलता नहीं है, तो अगर लॉक ठीक करने वाला भी आएगा तो वो भी कल तक ही ठीक कर पाएगा। फिर गुयेन इन लोग की सारी बातें सुनने के बाद इन लोग की बातों में आ जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम दोनों आज मेरे घर पे रुक लो। तो ये दोनों बहुत ही खुश जाते हैं और फिर गुयेन के साथ ये दोनों उसके घर आ जाते हैं और जू और शाओ को तो इतना बड़ा घर काफी पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि गुयेन को यहाँ पर उसकी ब्लाइंड डेट शायू का कॉल आता है और वो उसे कह रही होती है कि वो उसके घर पे आना चाहती है। तो गुयेन मना करता है कि अभी वो बीमार है तो उसे रेस्ट करना चाहिए। जू ये सुन लेती है और कहने लगती है कि बॉस, आपकी वो ब्लाइंडेड यहाँ पर आने वाली है। गुयेन कहता है कि तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो। तो कहती है कि कुछ नहीं बॉस, मैं बस आपकी फिक्र कर रही थी कि अगर वो यहाँ पर आ जाएगी और मुझे यहाँ पर देख लेगी तो गलत समझ लेगी। तो गुयेन कहता है कि इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तो जू भी कहती है कि ठीक है फिर बॉस, आपको भी रेस्ट करने जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जू शावर ले रही होती है पर तभी वो गिर जाती है। तो यहाँ पर गुयेन जल्दी से उसे बचाने आता है और तभी वो उसका टैटू देख लेता है जो कि उसने अपने चोट को छुपाने के लिए लगाई होती है। जू कहती है कि बॉस आप बाहर जाओ, मैं खुद अपने चली जाऊंगी। अब तभी कोई डोर पर बजाता है और यहाँ पर गुयेन की ब्लाइंडेड आई होती है और वो गुयेन से बातें करनी बैठती है कि तभी इतने में यहाँ पर जू आ जाती है। तो जू को देखकर ये लड़की पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो जू जल्दी से बहाना कर लेती है कि मैं यहाँ की क्लीनर की जॉब करती हूँ। तो कहती है कि इतनी रात को तुम गई भी नहीं। तो जू को बहाना करना पड़ता है कि मैं यहीं पर ही रहती हूँ। तो ये कहती है कि फिर तुम इधर खड़ी क्या हो, जब पानी लेकर आओ। फिर जू तो पानी लाने के बाद यहीं पर ही काम करने का बहाना कर लेती है और यहाँ से जाने के लिए मानती ही नहीं। तो इस लड़की को यहाँ पर गुयेन को इसके सामने बातें करनी पड़ती है और ये गुयेन के पास जाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो वो तो बेचारा शॉक हो जाता है और जल्दी से दूर हो जाता है और कहता है कि तुम थोड़ा हद में रहो। फिर लड़की जानबूझ के पानी गिरा देती है और जू को साफ करने के लिए कह रही होती है। तो ये देखकर गुयेन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसी वक्त यहाँ से बाहर जाओ। तो ये लड़की जू से कहती है कि तुमने सुना ना मिस्टर गुयेन ने क्या कहा कि अब भी यहाँ से निकल जाओ। तो गुयेन इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू को ऑर्डर देने की। तो ये कहती है कि ये बस एक नैनी है। तो गुयेन इसे चिल्लाता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, वो मेरी सेक्रेटरी है और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। फिर ये लड़की गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर जू बहुत ही खुश होती है और गुयेन से कहती है कि बॉस आज आपने मेरी इतनी साइड ली है, अब मैं आपको दोबारा कभी मरने नहीं दूंगी। तो गुयेन जल्दी से जाकर इसका फीवर चेक करता है और कहता है कि तुम्हें तो कोई फीवर नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो जू कहती है कि बॉस मैं सच कह रही हूँ। तभी गुयेन इसका टैटू देख लेता है और कहता है कि तुम्हारे कॉलर बोन पर टैटू है। जू कहती है कि क्या हुआ, क्या ऑफिस में ऐसा भी रूल है कि मैं टैटू नहीं बना सकती। फिर हम देखते हैं कि रात में गुयेन जू के बारे में सोचते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और फिर वो सपने में भी अपना वन नाइट स्टैंड याद करता है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में गुयेन जू को देखते हुए बहुत ही शाय फील करता है और फिर वो जू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि मिस्टर वांग से जाकर इस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। तो जू सोचती है कि वो मिस्टर वांग तो एक परवर्ट इंसान है, क्या ये जानबूझ के मुझे उससे डील करने के लिए भेज रहा है। और फिर यहाँ पर गुयेन को शायू का कॉल आ जाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो ये सुनते के साथ ही जूई से मना करती है कि आप मिस शायू से मिलने नहीं जा सकते। तो ये कहता है कि आखिर मैं क्यों नहीं जा सकता, देखो तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकती हो, जाकर चुप्पे मिस्टर वांग से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का काम करो, ऐसा बोलकर ये चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि गुयेन जब शायू से आके मिलता है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वो लड़की है ही नहीं। फिर ये उससे सवाल करने लगता है कि 5 साल पहले वो होटल में क्या करने गई थी और कैसे सब हुआ था। तो ये बहाने करके इसके जवाब देने की कोशिश करती है और सोचती है कि बस इसे पता न लग जाए। ये कहती है कि देखो सच में हमारी किस्मत जुड़ी हुई है, हम लोग 5 साल पहले भी मिले थे और अब मैं अब तुम्हारी ब्लाइंडेड भी बन गई। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू यहाँ पर मिस्टर वांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने गई होती है पर वो तो यहाँ पर इसे ड्रिंक कराने के पीछे पड़ा होता है। जू नहीं मानती तो इसे टच करने लगता है और कहता है कि ड्रिंक कर लो। पर तभी टाइम पर यहाँ पर गुयेन पहुंच जाता है और इसे चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्रेटरी को ऐसे टच करने की। और फिर गुयेन इस क्लाइंट को मारता है और उसे डरा के यहाँ से भगा देता है और जू को चिल्लाता है कि क्या तुम इस बंदे से डील भी नहीं कर पा रही थी। तो ये कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम डेट पर ना जाते तो मुझे ऐसे बंदे से डील करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गुयेन कहता है कि आखिर इसका मेरे से क्या लेन देन है। तो गुयेन कहता है कि तुम ठीक से एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम क्या कह रही हो। जू भी इसे चिल्लाने लगती है और पूछती है कि जब वो डेट पर गया हुआ था क्या क्या हुआ। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, आखिर मैं तुम्हें ये सब क्यों रिपोर्ट करूंगा। तो जू भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम मर भी जाओ तो भी मुझे क्या है, सब मेरी बैड लक है। और ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है और सोचती है कि इसकी वजह से मैं बार बार टाइम लूप में फंस जा रही हूँ। अब तभी रास्ते में एक गुंडा जू
जू को मार के बेहोश कर देता है और इस गुंडे को ऑर्डर देने वाली वही लड़की शाई होती है और वो यहाँ जू को सबक सिखाने आई होती है कि उसकी वजह से गू डेट को बीच में ही छोड़कर चला गया उसे मिलने के लिए। इससे गुस्सा आती है कि आखिर इस फीमेल सेक्रेटरी में ऐसा है क्या जो गुयेन मुझे छोड़कर इसके पास चला गया। तुम इस लड़की को अच्छे सबक सिखाओ। तभी इतने में ये जू के कॉलर बोन पर चोट का निशान देख लेती है और समझ जाती है कि यही वो लड़की है जिसे गुयेन ढूंढ रहा है। फिर तो तुम्हें इसे रास्ते से हटाना होगा। ये लड़की को अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसे पूरी तरीके से मार दो, ये बचनी नहीं चाहिए। फिर ये गुंडा यहाँ पर जू को मारने जा रहा होता है पर तभी जल्दी से गुयेन यहाँ पर आ जाता है और जू को बचाने के लिए ये इस गुंडे को मार के दूर करता है। तो ये गुंडा यहाँ गुयेन को ही चोट पहुंचा देता है और वो यहाँ पर मर जाता है। फिर सारी चीजें वापस से रिपीट होती है और जू अब वहाँ पहुंच जाती है जब बाद में गुयेन इसे क्लाइंट से बचाने आया था। जू सोचती है कि अब मैं इस पर गुस्सा नहीं करूंगी क्योंकि इसने मेरी जान बचाया। फिर ये गुयेन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि बॉस क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे। तो कहता है कि अभी तो तुम गुस्सा कर रही थी तो अभी तुम्हें क्या हो गया। तो जू कहती है कि बॉस मैं अब गुस्सा नहीं हूँ, तो आप भी अपनी ग्रजेस छोड़ दो और मुझे एक घर की राइट दे दो। और ये सोचती है कि मुझे भी मरना नहीं है और ना इसे मरने देना है। पर यहाँ पर गुयेन इसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है और यहाँ से जाते हुए वो सोचता है कि क्या मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ। फिर जू तो यहाँ पर अपने फ्रेंड को बुला लेती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए। तुम्हें पता है अभी मैं रोड पर जा रही थी तो एक बंदे ने मुझे बेहोश कर दिया था, मुझे किसी के साथ की जरूरत है। फिर गुयेन को जू की ज्यादा फिक्र होती है तो ये सोचता है कि मुझे रुक जाना चाहिए और उसे साथ लेके चलना चाहिए। पर ये जैसे पीछे मुड़ता है तो देखते हैं कि जू तो किसी और के साथ है। तो इसे गुस्सा आती है कि मैं इसकी इतनी फिक्र कर रहा था और ये किसी के साथ पहले से ही है। जू यहाँ पर अपने फ्रेंड को सब बता रही होती है कि कैसे वो बार बार टाइम लूप में फंस जा रही है। तो ये कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल करके बता सकती हो। और इन लोगों को ऐसे बातें करते हुए देखकर गुयेन सोचता है कि क्या यही शाओ का डैड है, लेकिन जू ने तो मुझे बताई थी कि उसका डैड तो मर गया है। फिर गुयेन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे ऑर्डर देता है कि तुम इस बारे में पता करो कि आखिर शाओ का असली डैड कौन है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर आप सेक्रेटरी जू में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हो। तो गुयेन इसे चिल्लाता है कि क्या तुम्हें अपनी जॉब चेंज करना है। तो असिस्टेंट तुरंत ही मान जाता है कि बॉस मैं जल्द ही आपको पता करके बताता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे गुयेन का असिस्टेंट उसे पता करके बता देता है कि इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि शाओ का असली डैड कौन है। बस यही पता लगा है कि जू एक सिंगल मदर है और उसका एक फ्रेंड है। और वो गुयेन को ये भी बताता है कि मिस शाओ ने बहुत बार कॉल की है और वो आपसे मिलना चाहती है। पर गुयेन मना करता है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या आप सच में श्योर हैं कि वो 5 साल पहले वाली वो लड़की नहीं है। गुयेन कहता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और वैसे ये तुम बताओ कि सेक्रेटरी जू क्या आज सुबह से ऑफिस नहीं आई। तो असिस्टेंट बताता है कि सेक्रेटरी जू ने सुबह ही छुट्टी लेके चली थी। अब तभी शाई यहाँ पर गुयेन से मिलने आ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। पर गुयेन काफी गुस्सा होता है और कहता है कि यहाँ से बाहर जाओ, थोड़ी देर में मुझे अपनी मीटिंग के लिए जाना है। तो ये कहती है कि आखिर तुम मुझसे इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम काम में बिजी हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर लूंगी। तो गुयेन इसे चिल्लाता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम वो 5 साल पहले वाली लड़की नहीं है, तो यहाँ पर एक्टिंग मत करो। और फिर वो बाहर आ जाता है और जू को कॉल करने लगता है। जू तो यहाँ पर अपने फ्रेंड और अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट में होती है और वो जानबूझ के उसका कॉल कट कर देती है और सोचती है कि वो हमारी पार्टी ऐसे खराब नहीं कर सकता। पर जू बार बार कॉल कर रहा होता है तो ये उठा लेती है और कहती है कि मैं घर पे हूँ और बहुत ही बीमार हूँ, इसलिए मैं अभी काम पे नहीं आ सकती। पर जू तो इसे यहाँ पर देख चुका होता है और कहता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम कैसे रेस्टोरेंट में यहाँ पार्टी कर रही हो। फिर जू उसे पीछे मुड़कर देखती है और जल्दी से उसके पास जाती है और फिर ये बहाना कर लेती है कि पहले भी बीमार थी, उसके बाद ठीक हो गई तो यहाँ सेलिब्रेट करने आई थी। तो गुयेन कहता है कि अब तुम ठीक हो ना, तो अब तुम्हें मेरे साथ ओवर टाइम वर्क करने चलना पड़ेगा। तो जू को इसकी बात माननी पड़ती है और वो इसके साथ इसके घर आ जाती है और इतने सारे गिफ्ट देखकर पूछती है कि बॉस आखिर ये सारे गिफ्ट आप किसे देने वाले हो, आप फिर से डेट कर रहे हो। तो गुयेन इसे चिल्लाता है कि अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ तो क्या तुम्हें रिपोर्ट करूंगा। और वैसे ये बताओ कि तुम्हारे साथ जो बंदा था उसने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया कि नहीं। तो ये कहती है कि वो बस मेरा अच्छा फ्रेंड है। फिर गुयेन जू को इन सारे बैग में से पिक करने के लिए बोलता है शाही को गिफ्ट देने के लिए। तो ये जानबूझ के जो गंदे दिखने वाले बैग रहते हैं उन्हें चुनती है और सोचती है कि ये सब तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। गुयेन इन सारे बैग को खरीदने के बाद इसे बताता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए खरीदा हूँ क्योंकि मैं तो तुम्हें बताने भूल गया था कि उसे तो बैग पसंद ही नहीं है। फिर गुयेन यहाँ से बाहर चले जाता है और जू स्टाफ से कहकर ये सारे बैग्स के पैसे ले लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुयेन अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आप सेक्रेटरी जू को शॉपिंग पे लेकर गए थे, इसका ये मतलब है कि आप उन्हें लाइक करने लग गए ना, क्योंकि जब हम किसी को लाइक करते हैं तो उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो गुयेन कहता है कि क्या ऐसी बात है। और फिर ये इस बारे में सोचने लगता है कि मैं जू को लाइक करने लग गया हूँ। फिर इसके बाद जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तभी उसे यहाँ पर शाई मिल जाती है और वो कहती है कि मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। तो कहता है कि आखिर तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो। शाई कहती है कि आखिर तुम मुझसे इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर
कर रहे हो, और वो उसे टच करने की कोशिश करती है, पर गुयन इसे दूर कर देता है और इसे क्लियर करता है कि वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता और यहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है कि आखिर में वॉक करते हुए जुयन के घर के बाहर कैसे पहुंच गया। अब तभी शाओ बॉल से खेलते हुए यहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि हैंडसम अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप मेरी मॉम से मिलने आए हो? चलो मैं आज आपको अपने घर पे डिनर के लिए लेके चलता हूँ। और वो इसका हाथ पकड़ के घर ले आता है और जू को बताता है कि मम्मी हमारे घर पे गेस्ट आए। तो जू गुयन को देखकर शॉक होती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि शाओ ने मेरा हाथ पकड़ के यहाँ पर ले आया। तो ये कहती है कि ठीक है, फिर आप खाना खाने के लिए बैठो। और फिर ये फिर से पूछती है कि कहीं आप मुझे कोई काम देने तो नहीं आए हो? तो ये कहता है कि मैंने बोला ना था कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था। फिर शाओ को खा के हो जाता है और वो टीवी देखने चला जाता है। तो यहाँ पर गुयन जू से सवाल करने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम बार बार मेरी डेट क्यों खराब कर रही थी? तो कहती है कि ऑफ कोर्स और पैसे कमाने के लिए। आप मेरे बॉस हो, तो अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूंगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप डेट में पड़े रहोगे तो मुझे और ज़्यादा काम कैसे मिलेगा? तो मेरा फ्यूचर आपके फ्यूचर पर डिपेंड है, तो आपको अच्छे से कंपनी में काम करना पड़ेगा। पर गुयन को बिलीव नहीं हो रहा होता है, तो ये कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। आप ही देखो ना, बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, उसकी इतनी सारी फीस भरनी पड़ती है। तो ये कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो क्या तुम उस मैन से बहुत नफरत करती हो? तो जू पूछती है कि किससे? गुयन कहता है कि ऑफ कोर्स शाओ के डैड से। तो कहती है कि शाओ की डैड की वजह से तो शाओ मुझे मिला है, तो आखिर मैं उससे गुस्सा क्यों होंगी? शाओ तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो गुयन भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। तो इस बात पे जू कहती है कि चलो मैं तुम्हें शाओ के बचपन की फोटोज दिखाती हूँ। फिर शाओ की बचपन की फोटोज देखने के बाद गुयन कहता है कि ये तो सेम मेरे बचपन की तरह दिखता है। तो जू कहती है कि बॉस सच में आपका दिमाग खराब हो चुका है, इतने सारे डेट में पढ़ के आखिर आप करना क्या चाहते थे? तो गुयन इसे कहता है कि मैं इतनी सारी डेट्स इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। और वो इसे सब बताने लगता है कि उस लड़की के कॉलर बोन पर चोट का निशान है और हम दोनों 5 साल पहले एक होटल में मिले थे, मुझे किसी ने ड्रग दे दिया था। गुयन इसे बताने लग जाता है और जू तो इसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो बैठे बैठे सो रही होती है। तो गुयन इसे ऐसे देख कर इसे उठा के जाके बेड पे लिटा देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुयन जब अपने घर पहुंचता है तो इसकी मॉम शाओ को लेकर आई होती है और वो बताती है कि वो इन दोनों की शादी करवाने वाली है और उसे उसकी वाइफ बनाएंगी। पर गुयन इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मॉम मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें मानना पड़ेगा और शायू अब से यहीं पर रहेगी। तो गुयन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा और वो अपना लगेज लेकर चला जाता है और यहाँ जू के घर पे आ जाता है और कहता है कि थोड़े दिन में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूंगा। जू मना कर रही होती है तो ये इसे याद दिलाता है कि मैंने भी तुम्हें अपने घर पे रखा था, तो तुम्हें भी मुझे अपने घर पे रखना पड़ेगा। तो जू इसे अपने घर पे रखने के लिए मान जाती है इस बात पर कि अगर वो इसे यहाँ पे नहीं रखेगी तो उसकी मॉम उसकी शादी करवा देगी और फिर इसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। और फिर ये अपने बेटे शाह को भी इस बारे में बताती है और कहती है कि इसे यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नेक्स्ट सैलरी कैसे मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि शायू गुयन को बात करने के लिए बाहर बुलाती है और वो प्लानिंग करके गुयन को ड्रग दे देती है और यहाँ पर उसे टच करने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ जू पहुंचकर उसे बचा लेती है। फिर शायू गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है कि जू ने उसका सारा प्लान खराब कर दी। फिर शायू के यहाँ से जाते ही गुयन यहाँ पर जू को किस करने लगता है और वो काफी शॉक रह जाती है। फिर ये इसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ तभी तुम सेफ रहोगी। तो जू यहाँ से जाने लगती है पर फिर इसे उसकी फिक्र होती है कि वो कैसे ठीक रहेगा, तो ये वापस आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी गुयन यहाँ पर इसकी चोट की निशान देख लेता है और वो समझ जाता है कि यही वो 5 साल पहले वाली लड़की है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं और जैसे ही सुबह जू की नींद खुलती है तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर गुयन इसे रोक लेता है और वो जू को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती। तो ये से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि शाओ का डैड कौन है। तो ये कहती है कि उसका कोई डैड नहीं है और मैं अब घर जा रही हूँ। और ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो ये कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हारे घर पे रह रहा हूँ। फिर दोनों ही घर आ जाते हैं और शाओ के साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वो इन लोग से पूछता है कि आखिर आप दोनों ही कल घर क्यों नहीं आए थे। तो जू बहाना करती है कि हम लोग कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रहे थे। फिर जू के घर पे उसकी मॉम आई होती है तो वो जल्दी से गुयन को जाके रूम में छुपा देती है और फिर जाके उसे कबर्ड में भी छुपा देती है और फिर अपनी मॉम के जाने के बाद वो उसे कबर्ड से खोलती है और फिर से यहाँ पर जू और शाओ मिलकर टाइम लूप के बारे में बात करते हैं। तो गुयन इस बार ये सुन लेता है। ये सुनकर जू काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे अब सच में सुनाई दे रहा है इस बारे में। फिर शाओ और जू मिलकर इसे इस बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर वो डेटिंग करेगा तो मर जाएगा और फिर ये लोग फिर से टाइम लूप में फंस जाएंगे। तो गुयन कहता है कि मेरे मरने से तुम लोग टाइम लूप में फंस जाओगे और वो सारी चीजें वापस रिपीट होंगी। तो ये लोग खुश होते हैं कि इसे अब सब सुनाई दे रहा है। फिर ये जू और शाओ मिलकर इसे सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं तो गुयन को सब समझ आ जाता है और फिर वो ये जानना चाह रहा होता है कि जू क्या सच में वही 5 साल पहले वाली लड़की है। तो इस बारे में पता करने के लिए गुयन डिसाइड करता है कि उसे टाइम लूप में जाना होगा और जू से बताती है कि टाइम लूप में जाने के लिए उसे डेट
करके मरना होगा। तो ये इसके लिए मान जाता है कि वो एक बार ट्राई करके पता करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि गुयन ब्लाइंड डेट पर जाता है और जू और शाओ उसे देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वो मर जाता है और उस टाइम पर पहुंच जाता है जब शाओ पैदा हुआ था। फिर यहाँ पर वो शाओ से मिलता है और उसे अपनी कंपनी में जॉब भी दे देता है। जब गू की मॉम को इस बारे में पता लगता है तो वो तो यहाँ पर जू को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने आ जाती है और उसे काफी सारे पैसे भी दे देती है। फिर गुयन वापस से नॉर्मल टाइम में आ जाता है और वो वापस से टाइम लूप के जरिए 5 साल पहले वाले टाइम पर पहुंच जाता है और जू भी। और इन दोनों को क्लियरली पता लग जाता है कि 5 साल पहले यही दोनों साथ में मिले थे होटल में। गुयन यहाँ पर जू को प्रपोज करता है तो जू भी मान जाती है। फिर ये लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर गुयन जू को प्रपोज कर रहा होता है और उससे शादी करना चाह रहा होता है, पर वो मना कर देती है और उसे दूर रहने लग जाती है क्योंकि अगर वो उसे डेट करेगी तो वो मर जाएगा। तो इस बारे में शाओ यहाँ पर गुयन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि मॉम उसे बचाना चाहती है। फिर ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है और गुयन और जू को इस बारे में पता लगता है कि टाइम लूप अब खत्म हो चुका है और फिर गुयन सभी के सामने जू को प्रपोज कर देता है और फिर दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने की भी तैयारी कर रहे होते हैं। पर जू अभी भी डर रही होती है कि कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे उसकी मौत हो जाए। फिर ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और तीनों सेफली बहुत ही हैप्पी होते हैं। और तभी जू को यहाँ पर एक पार्सल में बुक आती है जिसमें लिखा होता है कि ट्रू लव मिलने पर टाइम लूप खत्म हो जाएगा। फिर ये जानने के बाद गुयन और जू काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।